Good morning, dear students. Now in today's lecture we will explain CFT, that is crystal field theory. बहुत ही important मैटर यहाँ पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। NCERT में यह डिलीटेड टॉपिक में चला गया है, इसीलिए इसको राइट नाउ कोरोना कंडीशन में डिलीटेड टॉपिक में है, बट अभी इसको हम MCQ के बेस पर लर्न करने की शुरुआत करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखने होते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी समझने के लिए। इस पॉइंट्स को मैं आपको यहां आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which consider metal ligand bond, means attraction between metal ion and ligand। देखिए, जो क्रिस्टल फील्ड थियरी का जो बेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। उस मॉडल में क्या डिस्कस होता है, बहुत ही सिंपल, मैं आप सबके साथ सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में बातें कर रहा हूं कि जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल और दूसरा होता है लिगेंड, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन और अट्रैक्शन जो होता है वो डिस्कस होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में। समझ लीजिए, मेरे पास ये एग्जांपल यहाँ पर पड़ा हुआ है KMnO4, समझ लीजिए। तो ये मैंगनीज और ऑक्सीजन के दोनों के बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है क्रिस्टल फील्ड थियरी में। सो क्रिस्टल फील्ड थियरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which consider metal ligand bond, means interaction between metal ion and ligand, which is discussed in crystal field theory. Just see the 5d orbitals। देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल में कोई भी मेन पैरामीटर होता है तो हम सब जानते हैं वो d orbitals होती है। तो 5d orbitals are degenerate। That means that is have the same energy। We know that किस तरीके से अगर हम उनको जो डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम समझ लीजिए तो ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर और ये है dz स्क्वायर। ये d ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स होते हैं और हम सब जानते हैं कि ये सभी जो 5 टाइप्स होते हैं वो ऑलवेज सेम एनर्जी के होते हैं। अगर जो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट होता है तो उसमें जो d ऑर्बिटल्स होती है उस d ऑर्बिटल्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल्स अगर एम्प्टी होती है तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिएट हो सकता है। बट जब ये कुछ हम सब जानते हैं कुछ बना नहीं होता तो ये d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सभी की सेम होती है, ठीक है। बट अभी क्या होता है, इफ नेगेटिव चार्ज इन आयन और न्यूट्रल लिगैंड विल अटैक on transition metal, the energy or the degeneracy of d orbitals is disturbed।
they do not remain degenerate. That means they do not have equal energy. समझ सकते हैं आप, जब नेगेटिव चार्ज पहले जब ये ट्रांजिशन मेटल सपोज समझ लीजिए हमारे पास मैंगनीज पड़ा हुआ है तो उसकी 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, पर जब उस ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होने के लिए आगे बढ़ता है, उस पर अटैक करता है, तो ये 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं रहती है. दे डू नॉट रिमेन डीजनरेट, सो डोंट हैव एन इक्वल एनर्जी. इक्वल एनर्जी नहीं रहती है, तो d orbitals are divided into two sets or into sets of different energy. This is called splitting of d orbitals. This type of splitting depends upon the nature of क्रिस्टल फील्ड. देखिए अभी क्या हो रहा है यहां पर, ये जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहती है तो उसका मतलब है उसका डिफरेंट एनर्जी लेवल हो जाता है. ये डिफरेंट एनर्जी लेवल जब अटैक होने के बाद हो जाता है उसको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं. और ये स्प्लिटिंग है वो क्रिस्टल फील्ड के नेचर पर डिपेंड करता है. मैं आपको ये स्प्लिटिंग का यहाँ पर एक बेटर एग्जांपल समझाता हूं. देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने आगे यहाँ पर पढ़ा हुआ है. एग्जाम्पल के बारे में हम इंफॉर्मेशन समझ लीजिए. ये करते हैं सपोज हमारे पास है CO NH3 3+. ये हमारे पास समझ लीजिए एक एग्जाम्पल है. इसमें कोबाल्ट मेटल है. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है 27. ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा लंबा लेक्चर आज चलने वाला है. 4s2 बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना बेहद जरूरी है. बट मैं आपको चैलेंज लगा के बता देता हूं कि क्रिस्टल फील्ड थियरी को मेरा ये वीडियो देखते हुए आप आसानी से समझ सकते हो. जैसे ही ये सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज हो रहा है मेरी एनर्जी भी उससे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब तक मैं 1.01 1000 तो क्रॉस कर ही चुका हूं, बट अच्छी तरीके से उससे आगे भी बढ़ते जा रहा हूं. और जो भी ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स है, उसका रिस्पांस बेहद ही अच्छी तरीके से मिलता जा रहा है. इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज भी काफी बढ़ते जा रहा है. इसका मतलब मैं अच्छी तरीके से जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स काफी मेरे लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं. चलिए अभी यहाँ पर कौन सा आयन यहाँ पर कोबाल्ट 3+. इसका मतलब यहाँ पर से 3 इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने हैं. तो 4s में से 2 रिमूव कर दिए, 3d में से 1 रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हो गया है कोबाल्ट 3+. 3d6 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया. तो CO3+, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा. चलिए अभी हम इसका क्या करते हैं, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं. देखिए ये रहा 3d, ये 4s यहाँ पर एम्प्टी पड़ा हुआ है और ये 4p भी यहाँ पर एम्प्टी पड़ा रहेगा. ठीक है, ये 3d 4s और ये 4p. 3d के 5 टाइप्स यहाँ पर हम रख देते हैं. ये 6 हमें करना है ना, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6. ओके, ये हो गया 3d6, 4s और 4p यहाँ पर एम्प्टी. चलिए अभी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 6. हम सब जानते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, D2sp3 या sp3d2. ये दोनों में से कोई एक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है. समझे आप, D2sp3 होता है या sp3d2 होता है, ये दोनों में से कौन सा रहेगा उसका बेस
ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर डिपेंड होता है। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट लाइन में कहा दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। ये अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा। चलिए तो अभी हम D2sp3 को क्रिएट करते हैं। D2sp3 में क्या होता है, 2d ऑर्बिटल्स 2 होती है। अगर मुझे D2 यहाँ पर क्रिएट करना है, ये D2 ये एक S और ये P3, ये हो गया D2sp3, ठीक है। उसका ये क्रिएशन यहाँ पर हो गया है, D2sp3 क्रिएशन हो गया। तो ये दो 3D देखिए यहाँ पर खाली करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर भेजनी है ये हाइब्रिड होने में। तो इस 2d को हम खाली करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेजेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर चला जाएगा, बिकॉज ये हाफ फील्ड है। हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करना हो तो वो हाफ फील्ड में पहले जाता है। तो ये तो भरा ही हुआ है और ये यहाँ पर एक था, ये यहाँ पर से एक स्प्लिट होके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी एक था और ये बाजू वाला स्प्लिट होके अंदर चला गया। तो ये हो गया यहाँ पर, ये काम खत्म। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। देखा आप सबने ये देखा कि पहले ये d ऑर्बिटल की 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी वो इक्वल थी, 5 की एनर्जी कैसी थी, इक्वल। तभी सब अच्छी तरीके से ये अंदर भरा हुआ पड़ा था। पर जैसे ही उस पर लिगेंड का अटैक हुआ तो ये जो सेम एनर्जी लेवल है, इक्वल एनर्जी लेवल, वो नहीं रहा। ये जो डी जनरेसी वो डिस्टर्ब हो गई। ये डिस्टर्ब हो गई तो उसका 2 सेट्स में डिवीजन हो गया। देखिए ये 2 सेट्स में डिवीजन कौन सा, ये 2 यहां पर चली गई और ये 3 यहीं रह गई। इस तरीके से डिवीजन 3-2 में हो गया यहाँ पर। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बट इसका बेस किस पर रहता है, ये नेचर ऑफ लिगेंड पर रहता है। समझ लीजिए यहाँ पर वाटर होता है H2O, तो ये डी जनरेसी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि वाटर का क्रिस्टल फील्ड होता है वो वीक लिगेंड है, उसका क्रिस्टल फील्ड कम होता है तो वो स्प्लिटिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए CONH3 3+, ये 3 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं अमोनिया के। ये हम ऐसे ही रख देते हैं, ये ऐसे ही रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 D2sp3 उसमें आ रहा है ये पहला अमोनिया। अगर इसको मैं यहाँ पर क्रॉस भी कर दूं तो भी आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया के लिगेंड्स है। ये पहला, ये दूसरा अमोनिया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखिए 6 अमोनिया यहाँ पर अंदर एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ पर जो हमने क्रॉस है वो सिंबल की हुई है, सिंबल है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो रहा है इसका स्प्लिटिंग। बट ये स्प्लिटिंग किस पर निर्भर करता है, क्रिस्टल फील्ड के नेचर पर डिपेंड करता है। तो मैंने ये जो आपको समझा दिया, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ये VBT है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। बट वैलेंस बॉन्ड थियरी में जब लिगेंड एंटर होता है तब उस पर क्रिस्टल फील्ड का जो बेस है वो जुड़ जाता है। चलिए तो अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी से हमें कितने ही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी मिलते हैं और वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थियरी की बातें यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम फिर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेक्चर मैंने कहा कि आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। वैसे भी आपको मैं बता दूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके भी यहाँ पर दिया हुआ है कि सर लेक्चर की साइज आप बड़ी कर दीजिए, उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब इंटरेस्टिंग मोड होता है तो आपकी थियरी खत्म हो जाती है, तो लेक्चर थोड़ा लंबा कीजिए। तो मैं लेक्चर लंबा करूंगा, 20-25 मिनट्स तक का लेक्चर भी यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल्स में है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स में यहाँ पर समझाता हूं। जो मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया था वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स का एग्जांपल था। देखिए अभी मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की थोड़ी कॉम्बिनेशन यहां पर समझाता हूं। ये dx² to y², dz², dxy, dyz और dzx, ये 5d ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। देखिए अभी मैं आप सबको यहां पर बताता हूं, ये होती है ये दोनों, इसका अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन सब के शेप ड्रॉ किए हुए हैं, वो लेक्चर देख सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स आर ऑन दी एक्सिस होती है, ऑन दी एक्सिस होती है। ठीक है, और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होती है वो बिटवीन दी एक्सिस होती है।
ये ऑन दी एक्सिस और बिटवीन दी एक्सिस होती है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी एक सिंपल मैटर समझाता हूँ। देखिए ये एक बैटल ग्राउंड है, ये समझ लीजिए यहाँ पर ये इंडिया है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर कोई भी अटैक यहाँ पर होता है हमारी बाउंड्री पे, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो अटैक कहां पर होगा, समझ लीजिए अगर यहां से अटैक होगा तो भी बाउंड्री पे होगा, यहां से अटैक होगा तो भी बाउंड्री से होगा। अगर दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो पहले जो वॉर है वो एलओसी पे लड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद ये अंदर क्या आता है, अंदर वॉर आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों का जो अटैक होगा, यहाँ पर बाहर से कोई भी अटैक होगा तो कहां पर होगा, बाउंड्री पर अटैक होगा, ठीक है। तो देखिए अगर लिगेंड, यहां पर हम समझ लीजिए ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा मेटल आयन है, ठीक है। अगर लिगेंड का यहाँ पर अटैक होता है तो वो कहां पर अटैक होने वाला है, बाउंड्री पर अटैक होने वाला है। बाउंड्री पर क्या, ऑन दी एक्सिस पे पहले अटैक होगा। बाउंड्री पर कौन सी यहाँ पर ऑर्बिटल पड़ी हुई है, dx² to y² और dz², ये बाउंड्री पर है। तो जो सीधा यहाँ पर अटैक होगा वो बाउंड्री पे होगा या ऑन दी एक्सिस जो ऑर्बिटल है उन पर होगा, तो उसकी एनर्जी हो जाती है हाई। क्यों हाई हो गई, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बाहर से भी क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर रिपल्शन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां पर बाउंड्री पर हो रहा है। बाउंड्री पर dx² to y² और dz², दो ऑर्बिटल्स यहां पर पड़ी हुई है, इस पर अटैक हो गया ज्यादा, यहां पर रिपल्शन हो गया ज्यादा, रिपल्शन हो गया ज्यादा, तो उसकी एनर्जी हो गई यहां पर हाई। सो एनर्जी बिकम्स हाई एंड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में जो हुआ वो ऑन दी एक्सिस जो भी ऑर्बिटल्स पड़ी हुई थी उस पर उसका इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये हमने ये यहां पर ये कहा, तो इसकी एनर्जी कैसे रहेगी, इसकी एनर्जी रहेगी लो, ये हाई एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी हो गई, लो एनर्जी हो गई। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड डिवीजन बोलते हैं। देखिए यहां पर अभी मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए ये यहां पर 5d ऑर्बिटल्स पड़ी हुई है, dx² to y², dz², dxy, dyz और ये dzx, ठीक है। अभी देखिए ये थोड़ी 5 to 5d ऑर्बिटल्स पहले एक्साइटेड होती है, तो ये मैंने 5 to 5 यहां पर ऊपर रख दी। अभी एक्साइटेड होने के बाद इनका डिवीजन ये हो जाता है दो पार्ट में, ये dxy, dyz और ये रही dzx, इसकी एनर्जी रहती है यहां पर लो। और देखिए यहां पर dx² to y² और dz², उसकी एनर्जी कैसी रहती है यहां पर हाई, इसकी एनर्जी लो रहती है स्प्लिटिंग होने के बाद, इसकी एनर्जी हाई रहती है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ, ओक्टाहेड्रल का ओ यहां पर लिखा हुआ है, डेल्टा, ये दोनों का एनर्जी का डिफरेंस यहां पर है। देखिए ये बाई सेंटर है, ये बाई सेंटर बीच में जब एनर्जी कोई जीरो लेवल पर वर्क करती है, इससे ये नीचे चला गया और ये इससे ऊपर चला गया। देखिए ये डी ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स है, ध्यान से सुनिएगा। डी ऑर्बिटल्स के कितने टाइप है, 5 टाइप्स है। ये 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल यहां पर होते हैं, तो उसका 2 सेक्शन में डिवीजन हुआ, 3:2, 3 यहां पर नीचे रह गई और ये 2 यहां पर ऊपर रह गई। तो अगर इसको हम डिवीजन करते हैं तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ये 3/5 यानी 60% सेशन यहां पर बच गया, और यहां पर मैं करूंगा 2/5। ये 5 है, टोटल 5d ऑर्बिटल्स है उसके लिए, ये 2, ये ऊपर की 2 है, समझ सकते, ताकि ये 40% सेक्शन है, और ये नीचे की 3 है, इसीलिए यहां पर ये 3 आ गया। तो 3/5 और 2/5 डेल्टा ओ में इसका एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, 50-50 नहीं बट 60-40 का डिफरेंस यहां पर हो गया, क्योंकि 3 नीचे रह जाती है, 2 ऊपर रह जाती है, तो दोनों के बीच का जो डिवीजन होता है उसका रेशियो 60-40 का हो जाता है। और यहां पर ओ क्या डिस्कस करता है, ओक्टाहेड्रल डिस्कस करता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया क्रिस्टल फील्ड डिवीजन। सो द 3d orbitals dxy, dyz, dzx between the axis, therefore their energy
will be less than the energy of dx square to y square and dz square. सो ये लेस एनर्जी पर रह गई और ये हाई एनर्जी पर रह गई। देखिए इसको जो एक नाम दिया जाता है, ये जो तीन नीचे रह गई उसको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं उसको? T2G। और ये ऊपर रह गई उसको बोलते हैं EG। ठीक है, ये 2G लेवल है और ये 1G लेवल है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। 2G और 1G लेवल में उसका यहाँ पर डिवीजन हो गया। सो दैट इज T2G एंड EG द एनर्जी रिलीज फ्रॉम हियर। तो समझा, इसको क्या बोलते हैं? T2G। ये तीनों को T2G बोलते हैं और ये दोनों को EG बोलते हैं। देखिए अभी मैं बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बोल रहा हूं, क्या अभी आगे होता है। ये जो मैंने CONH36 के बारे में बात की उसको मैं दूसरी तरीके से यहाँ पर डिवीजन करके समझाता हूं। चलिए, ये D के 5 टाइप से देखिएगा, 1 2 3 4 5। ये DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर 2Y स्क्वायर और ये रहा DZ स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी क्या होगा, ये पांचों पांच की एनर्जी अभी सेम है। देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीनों होते हैं T2G और ये होता है दोनों EG। चलिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं T2G3 EG0 लिख सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए क्रिस्टल फील्ड डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। अगर ये टेट्राहेड्रल होगा तो DsP2 हो सकता है और ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो D2sp3 हो सकता है। अगर D2sp3 हो तो ये दोनों d ऑर्बिटल खाली ही पड़ी है, आसानी से इसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर T2G3 EG0 होता है, नो नीड ऑफ CFT, इसका कोई डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। बट अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल कम, देन डिवीजन इज नेसेसरी। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। ऐसा हो सकता है T2G4 EG0 और ये भी हो सकता है T2G3 EG1। समझे कि नहीं समझे? या ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं या यहाँ पर स्प्लिटिंग होता है और ये ऐसी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि स्प्लिटिंग नहीं होता है। समझा? स्प्लिटिंग हो सकता है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो हम रखेंगे यहां पर ही, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो जंप मार के आगे चला जाएगा, पर ये वीक रहा तो वो यहीं पे यहीं रहेगा। तो अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तभी स्प्लिटिंग की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज हम सोच सकते हैं, T2G4 EG0 हो सकता है, T2G3 और EG1 हो सकता है। अगर T2G3 EG1 हुआ, T2G3 EG1 हुआ और T2G4 EG0 हुआ तो T2G4 EG0 यानी यहां पर ये स्प्लिटिंग हो रहा है तो एनर्जी डेल्टा O का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। स्प्लिटिंग हो रहा है तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। P मींस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है हम बोल सकते हैं। तो अगर ये डेल्टा O ज्यादा रहता है तो स्प्लिटिंग होता है, डेल्टा O कम रहता है तो स्प्लिटिंग नहीं होता है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगा, अगर ये वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा। सो वीक लिगेंड होगा तो डेल्टा O इज लेस देन P और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। ये हमारे लिए देखने वाली बात है। बट ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि लिगेंड वीक है, उस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप सबको यह सीरीज मैंने पढ़ा दी, आगे के लेक्चर देख लीजिएगा। आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बोल देता हूं। आ बाय, खाकलो खाय, सफा ने फ्लोर पर ले जाए, हा ओ पासा, EDT ए लई, ए डाया ए नाना ने कॉल करे। ये आपने इंफॉर्मेशन ये हमने पढ़ ली है, आप सबको मालूम है। मैंने आप सबको वो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक दे दी है। तो उस शॉर्टकट ट्रिक से हमें मालूम पड़ सकता है कि ये यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये T2G4 चलेगा और ये वीक लिगेंड होगा तो T2G3 और EG1 रहने वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हो सकती है। ये होते हैं उसकी जो स्पिन अगर हम गिनते हैं, अगर देखिए ये डेल्टा O
वो ग्रेटर देन पी होगा ना, तो आपको मैं यहां पर इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। किस तरीके से आपको मालूम है, अगर ये T2 G3 G1 हुआ ना, तो हाई स्पिन यानी उसका जो म्यू गिनेंगे √n+1 करके जो गिनने वाला है, म्यू जो गिनने वाला है, उसकी जो म्यू की जो वैल्यू होगी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो ज्यादातर केसेस में स्प्लिटिंग नहीं होता तो ज्यादातर केसेस में वो अनपेड यानी पैरामैग्नेटिक रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर स्प्लिटिंग होता है तो डायमैग्नेटिक होने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए म्यू फाइंड करने की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी की। मैंने आप सबको ये पूरे के पूरे लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल फील्ड थियरी की इंफॉर्मेशन आपको समझाई है। जिस भी स्टूडेंट्स को आगे का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा, वो ही स्टूडेंट समझ सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थियरी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सॉल्व की है। आप सबको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको कोई भी इश्यू इसमें क्रिएट होता है तो लेक्चर रिपीट करके भी मेरी इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। बट आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स।